और जो अभी हमने टॉपिक सुना वो कमल जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में हम लोग शायद लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं, सिर्फ लायंस क्लब में नहीं। आई थिंक रिटेंशन हर चीज में, हर जगह, चाहे रिलेशंस हो, चाहे वर्क प्लेस हो, सब जगह हमें रिटेंशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आपका टॉपिक, थैंक यू सो मच। और कुछ जो अब मैं आज बात करने वाली हूँ वो कुछ रिलेटेड सा टॉपिक है कि हम लाइफ में हर चीज, हर रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो एक बेसिक चीज होती है वो है कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हैं तो ये वो हमारा रिलेशन सुधारता है, हमेशा रिलेशन को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो टॉपिक है, इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ये एक साइकोमेट्रिक टूल है जो कि डॉक्टर एरिक बर्न ने दिया था 1960s में। और ये जो टॉपिक है ये हमें ये बताता है कि लोग जो सोचते हैं वो जिस तरह से सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं और कैसा सोचते हैं, उस चीज का एनालिसिस करना और उसके हिसाब से अपने आप को बदलना। क्योंकि देखिए, हम जब भी किसी रिलेशन की बात करते हैं तो सामने वाले को तो हम अपने लिए चेंज करने के लिए नहीं कह सकते, हमें ही एडजस्ट करना होता है सो दैट हमारा सामने वाले से जो रिलेशन है वो रिलेशन हो। तो जो वर्ड ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब अब एक ट्रांजैक्शन मतलब लेना और देना। इसमें क्या होता है, इस हर ट्रांजैक्शन को एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है, एक स्टिमुलस की जरूरत होती है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे ही नहीं बात करते हैं, या तो हमारा मन करता है जाके बात करने तो वो एक स्टिमुलस है, या हमें जरूरत समझते हैं बात करने की, या हमें कोई काम करवाना है तो कोई ना कोई स्टिमुलस होता है, कोई ना कोई प्रोत्साहन होता है जो कि हमें कहता है कि हम किसी से बात करें या कोई भी कदम उठाएं। और उस स्टिमुलस का जो जवाब होता है उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। सो स्टिमुलस होता है हमारा लेन और देन, और उसका रिस्पॉन्स एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो जिसमें हम स्टिमुलस करते हैं और उसके जवाब में जो मिलता है तो लेन देन का पूरा प्रोसेस, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस चीज को एनालाइज करना कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ। जी कैसे हैं आप? सॉरी, भाभी कैसी? तो इस स्टिमुलस को एनालाइज करना, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये जो चीज है, ये टॉपिक, ये हर जगह यूज होता है क्योंकि ये हमारा बेसिक रिलेशनशिप को हैंडल करना सिखाता है। और ये जो टूल है ये स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, हर जगह यूज किया जाता है टू हेल्प इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। नाउ इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये इसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, कुछ जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है ताकि हम रिलेशन इंप्रूव करना सीखें। तो उसके लिए पहले इसके ग्राउंड रूल्स बहुत जरूरी है जानना। एरिक बर्न का कहना है कि हर इंसान अपने आप में सोचने की अहमियत रखता है। वो हर इंसान को सोचने की क्षमता है और वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकता है, वो कहाँ जाना चाहता है, क्या करना चाहता है। हर इंसान में ये अहमियत होती है, ये काबिलियत होती है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कभी किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया या अपनी डेस्टिनी ना पाए तो इसकी वजह उनके खुद के डिसीजंस होते हैं। मैं एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एग्जाम में पढ़ाई कर रहा है और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, तो इसमें लक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं उस बच्चे ने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की ऑन स्टडी टाइम, ऑन कि कितना वैल्यू देनी चाहिए मुझे किसी टॉपिक को, कितना मुझे आंसर करना चाहिए, किस तरह मुझे अपने आप का अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए था। तो ये सारे उसके अपने डिसीजंस थे, उसने किस चीज को ज्यादा अहमियत, और इन डिसीजंस को बदलना
उसी के हाथ में होता है। तो हमारी एरिक बर्न का कहना है कि हम खुद अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हर इंसान सही होता है, चाहे इंसान गलत नहीं होता, उसकी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस गलत होती हैं जो उसे मजबूर करती हैं कि वो कोई गलत कदम उठाए अगर कोई गलती करता है। तो हर इंसान अपने आप में हमेशा ही सही होता है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें इंसान को उसके सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से अलग करना है, और इंसान को उसकी जो वैल्यू है वो देनी बहुत जरूरी है, वो इम्पोर्टेंस। इस एनालिसिस का दूसरा पॉलिसी और या प्रिंसिपल है कि हर इंसान में 3 ईगो स्टेट्स होते हैं। ईगो ये वो ईगो नहीं है जो हम कहते हैं ना कि जो हमें अपनी पोजीशन, अपनी पावर या अपने मतलब अपनी काबिलियत की वजह से आता है। ईगो स्टेट यहाँ पे वो कहते हैं कि जो हमारे सोचने का तरीका है उसे हम ईगो स्टेट कहते हैं, और ये सोचने का तरीका डिपेंड करता है हम किसके साथ हैं और किस सिचुएशन में है। हर ईगो स्टेट की अपनी ही कोई फीलिंग्स, थॉट्स और बिहेवियर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक सिचुएशन में एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करते हैं। और ये जो है, ये ईगो स्टेट जो होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है। ये एक पल कुछ ईगो स्टेट हो सकता है, दूसरे पल दूसरा ईगो स्टेट हो सकता है। ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ईगो स्टेट्स बताऊं, ये एक और चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसकी तीसरी पॉलिसी है कि आज जो भी हमारा बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड, हमारे बचपन से लेके आज तक जो भी हमारा एनवायरनमेंट रहा है, जो भी हमारे आसपास लोग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारी सोचने के तरीके को, हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, उस पे असर करती है। और हम चाहे ये लोगों की वजह से हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, चाहे इस माहौल में हम बड़े हुए हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी सोच को इम्पैक्ट करती है। अब आते हैं जो ईगो स्टेट्स है। ईगो स्टेट्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं: पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। ये जो 3 तरीके हैं, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, ये इंसान के सोचने का तरीका है। तो पेरेंट ईगो स्टेट हमें ये कहता है कि कई बार हम एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, कभी कभी हमारा बिहेवियर एडल्ट की तरह होता है, और कभी कभी हमारा बिहेवियर एक बच्चे की तरह होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंट ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट? पेरेंट ईगो स्टेट वो स्टेट होता है जो हम जब बात करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स की, कस्टम्स की, सोशल नॉर्म्स की, तो ये जो हमने अपने पेरेंट्स या अपने टीचर्स या अपने आसपास के लोगों से सीखा है, ये वो ईगो स्टेट है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि हमें सबसे नम्रता से बात करनी चाहिए, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। तो यही हम अपनी आगे की जनरेशन को बोलते हैं कि बड़ों की इज्जत करो, उनको विश करो, ये सब हमने सीखा है और वही हम आगे सिखाते हैं। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं या हम बोलते हैं कि हमें बच्चों से सवाल करने चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों के काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो तब हम एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं। या हम ऑफिस में भी एक पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं जब हम अपने कोलीग से बात करते हैं कि क्या कर रहे हो, मुझे बताओ। ये जो सवाल है क्या कर रहे हो, ये एक पेरेंट का सवाल है, सो कि हमें पता होना चाहिए। एडल्ट ईगो स्टेट वो कहता है कि हम उस वक्त अपनी इंटेलिजेंस यूज करके जब हम बिहेव करते हैं, जो जिसे हम कहते हैं हियर एंड नाउ, उस सिचुएशन में हम ये नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है और उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हम उस तरह से बिहेव करते हैं। उसे हम कहते हैं एडल्ट ईगो स्टेट।
तीसरा ईगो स्टेट है, कभी कभी हम बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, हम कहते हैं देखा जाएगा क्या होगा, आराम से। ये जो फीलिंग्स होती है, जो एक फ्री फीलिंग है, नहीं नहीं यार टेंशन नहीं लेनी यार, ऐश करो, आराम करो, दीज आर ऑल जो एक बच्चे की तरह होता है कि बच्चा कभी सोचता नहीं है कि सही है गलत है, बस देखा जाएगा। तो इट इज कॉल्ड दी चाइल्ड ईगो स्टेट। तो जो पेरेंट ईगो स्टेट है उसे हम कहते हैं टॉट स्टेट, सीखा हुआ स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट को हम कहते हैं थॉट स्टेट, सोच समझ के बिहेव करना। और तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट, जो हम फीलिंग्स के लिए करते हैं, कभी कभी हमें बस मन करता है कुछ करने के लिए, इसमें हम कर देते हैं, उसमें हम ना सोचते हैं ना सीखे हुए तरीकों को याद करते हैं, बस कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं चाइल्ड ईगो स्टेट। यहां तक जो हमने बात की, किसी को कोई सवाल? Very good morning, Bela ma'am. Yes. Ma'am, I just would like to, ask you for another presentation about adult ego, ma'am. I got the parent ego. I was able to understand the child ego. If you Yes. have to really focus upon the adult ego, how do you exactly say? Because you're talking about here and now. If you can That's right. elaborate, that will be great. Okay. I'll give you a very, let me give you an example. Yes. Okay. Suppose आप ड्राइव कर रहे हैं रोड पे एंड बहुत ट्रैफिक है और आप अपना बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं। आपको जब ब्रेक मारनी है आप ब्रेक मारते हैं, जब आप रेड लाइट सिग्नल देखते हैं तो आप रुक जाते हैं, जब आप स्पीड ट्रैफिक थोड़ा क्लियर होता है आप स्पीड बढ़ाते हैं, स्लो करते हैं। तो उस वक्त व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ईगो स्टेट, इफ यू कैन आंसर माय क्वेश्चन? I think since it is more comes with a sense of responsibility, I think I would be more in a parent ego state, because that is how we've been taught while driving. You have to concentrate, you avoid deviations, and at present we also say do not use mobiles and all. So there is something that more I go with the parent ego, which Right. comes with a lot of instructions. Absolutely. Now you're very correct. So you've learned something, all the rules and regulations of driving, and आप उसके तरह से follow कर रहे हैं, right? Yes. So that's a parent ego state. मान लीजिए जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो suddenly someone comes and tries to sort of overtake you in a zap, and you just miss, misses hitting you because आपने immediately react किया and you took your vehicle to a side. What Okay. ego state are you in that time, at that point when you avoided the accident? I may not be able to define it, but I think it's more of a self based on that present situation. Absolutely. You reacted to the situation, right? You Yes. did not think कि क्या सही है, मुझे divert करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Your teachings, you were not thinking about what you've learned. You just reacted to the situation Okay. using your intelligence. Okay. That's a here and now, Okay. where you used your presence of mind and आपने एक situation को react किया. Okay. Now, suppose this person overtakes you, अब वो चल देता है, and you get very irritated. अब आपने accident तो avoid कर दिया, and you say, "What the hell? These kind of people should not be given a driving license. They just don't know how to. I don't know what the police does. They should ban such drivers on the road." What ego state are you in again? Absolutely. I think I'm in a child ego state at that particular time. No, you've gone back to the parent ego state. Okay. Okay, so you've gone back because now you're talking about social norms, Okay. Got it. right? Yes. Now you feel like teaching him a lesson. So you Okay. drive behind him and you keep honking, "Pe, pe, pe, pe," और कुछ मिलना नहीं है, पर आप बस एक तंग करना है. Yes. Now you've gone to the child ego state. You just felt like doing it, though it's not giving you any gain. Right. Right. Got it. Got it. Thank you so much. Am I Thank clear you. now? Yes. Yes. Very much. बेला Thank मैम you. एडल्ट Next. बहुत चैट बॉक्स में आ रहा है, एक बार एडल्ट ईगो स्टेट भी दोबारा से बता दीजिए प्लीज.
विद सर एग्जांपल. एक बार हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो शायद और क्लियर होता जाएगा। ओके It's clear. It's clear. Very clear now. ओके ठीक है, थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। ओके ये ओके अभी ओके हम मैम. बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे क्वेश्चन Okay, आंसर okay, ma'am. Okay, make it fast, ma'am. यस, We have a little time is moving. that's why I want to finish it fast. Okay, anyway, okay, please. तो जो पेरेंट स्टेट होता है वो दो टाइप का होता है, कंट्रोलिंग पेरेंट एंड नर्चरिंग पेरेंट। जो एडल्ट स्टेट होता है दैट्स एन एडल्ट स्टेट, वो हम बिकॉज उसमें हम अपनी इंटेलिजेंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूज कर रहे हैं। और जो चाइल्ड स्टेट होता है वो दो टाइप का होता है, देयर आर मोर टाइप्स बट बेसिक आई एम डूइंग अ वेरी बेसिक दिस थिंग ऑफ फ्री चाइल्ड एंड अडैप्टिव चाइल्ड। नाउ कंट्रोलिंग पेरेंट, ये कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जैसे देयर आर टाइम्स जब हम अपने बच्चों से पूछते हैं या किसी से भी पूछते हैं कि तुमने काम किया, इसको ऐसे करो, इसको ये सही तरीका है। हम ऑफिस में भी लोगों को बोलते हैं कि ये काम है, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे फॉलो करिए, उनको पूरी A to Z इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो दिस इज अ कंट्रोलिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट होता है जो सपोर्ट करता है बट डज नॉट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बताइए आपको क्या लगता है इसे कैसे करना चाहिए, लेट्स डिस्कस, हाउ डू यू फील अबाउट इट, बताओ, चलो हम मिलके सोचते हैं व्हाट इज द राइट थिंग। बच्चों से भी हम पूछ रहे हैं क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं बेटा तू तो इंजीनियर ही बनेगा, तुम तो डॉक्टर ही बनोगे, तुम तो CA ही बनोगे। दैट्स अ कंट्रोलिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट विल आस्क अच्छा बेटा किस में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो, तुम जिसमें करना चाहते हो तुम आर यू कॉन्फिडेंट, वुड यू नीड एनी कोचिंग, डू यू नीड माय सपोर्ट। दैट्स अ नर्चरिंग पेरेंट। एडल्ट अगेन नो हियर एंड नाउ। चाइल्ड, आपने कई बार देखा होगा घर में कभी कभी अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चा तो बहुत ही मतलब उसका मन करता है तो वो टॉय तोड़ देता है, वो अंदर खोल के देखेगा, उसको जहां चीजें रखनी है वो रखता है, एंड ही इज लाइक ऑल द टाइम अप टू समथिंग। और दूसरा बच्चा जो होता है ना वो बड़ा शांत होता है। और हम हमेशा सोचते हैं कि एक ही घर के दोनों बच्चे, सेम पेरेंट्स, सेम अपब्रिंगिंग, फिर इतने अलग क्यों? सो जो बदमाश बच्चा होता है, जो शैतानी करता है, जो तोड़फोड़ होता है, वो फ्री चाइल्ड है। वो सोचता नहीं है कुछ करने से पहले, उसका जो मन करता है वो करता है। सो दैट्स अ फ्री चाइल्ड। लेकिन उसको देखा देखी, उसको बेचारे को हमेशा जो फ्री चाइल्ड होता है उसको डांट पड़ती रहती है, ये क्यों किया, तोड़ क्यों दिया। तो जो दूसरा बच्चा होता है वो देखता है इसको डांट पड़ रही है तो मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, वो उल्टा क्या करेगा, उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, वो हमेशा अपनी चीजें सही रखेगा। तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है इस तरीके से, वो देखता है कि पेरेंट्स को क्या बुरा लग रहा है तो मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो ही बिकम्स एन अडेप्टिव चाइल्ड। और यही चीज हम ऑफिस में भी देखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन का जो आता है वो करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको जो बोलो वो वही करेंगे, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। तो दे आर द अडेप्टिव चाइल्ड। और कुछ होते हैं फ्री चाइल्ड कि नहीं बोला तो ठीक है बट मेरे को जो ठीक लग रहा है वो, और हम उनको हमेशा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर थिंकिंग प्रोसेस। अब हर इंसान में ये सारे क्वालिटीज होती है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही मतलब एक बंदा है तो उसमें कोई कंट्रोलिंग पेरेंट ही रहेगा, कोई नर्चरिंग ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान में ये सारी क्वालिटीज होती है। डिफरेंस ये होता है कि किसी सिचुएशन में हम किसी क्वालिटी को ज्यादा यूज करते हैं, किसी में कोई कंट्रोलिंग पेरेंट ज्यादा होता है, नर्चरिंग कम होता है, कोई अडेप्टिव चाइल्ड ज्यादा होता है, फ्री चाइल्ड कम होता है। तो होते सब हैं हर एक में। ये वही चीजें हैं, वो मैंने थोड़ी इलैबोरेट की हैं ताकि इन केस दिस इज टू बी शेयर्ड विद समवन पीपीटी दे हैव एन आइडिया। नाउ today what we are going to talk about is how do we use these qualities to help us build our relationship, and that is what we call transactional analysis. Now जो ट्रांजैक्शन, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उसे हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं।
जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड टाइप इज क्रॉस्ड एंड द थर्ड टाइप इज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन. टू गिव यू अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर आप ये देखें, कभी कभी क्या होता है, हम किसी से जब बात करते हैं, मैं थोड़ा सा स्लाइड्स अप एंड डाउन करूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं क्या कह रही हूँ. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन हम तब कहते हैं कि जब मान लीजिए हम किसी से एक पेरेंट की तरह कोई सवाल करते हैं, तो इसका मतलब हम सामने वाले को एक बच्चा समझ रहे हैं, राइट. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, हैव यू बीन एबल टू राइट द रिपोर्ट. आप ऑफिस में किसी से पूछते हैं कि वो रिपोर्ट लिख ली क्या, तो हो सकता है उस वक्त आप एक एडल्ट की तरह बात कर रहे हैं, तो दूसरा आपको जवाब देता है कि हाँ जी, मैं रिपोर्ट रेडी है एंड आई विल सेंड इट टू यू. तो इसमें क्या हुआ है कि हमने एक सीधा सा सवाल किसी से एक एडल्ट की तरह पूछा कि मुझे अभी रिपोर्ट चाहिए थी, तो आपने पूछ लिया रिपोर्ट रेडी है, तो उसने कहा हाँ रेडी है, मैं भेज देता हूँ. तो ये एक एडल्ट की तरह हमने पूछा और दूसरे ने भी मुझे एडल्ट की तरह जवाब दिया. ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. इसी ट्रांजैक्शन को अब आप एक दूसरे अंदाज से देखिए. हमने पूछा कि वो रिपोर्ट रेडी है, और दूसरा कहता है जब हो जाएगी तो दे दूंगा ना. तो ये क्या हुआ, आपने तो एक सीधा सा सवाल पूछा था एक दूसरे को एडल्ट की तरह समझ के कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसने क्या सोचा, आप एडल्ट की तरह नहीं बात कर रहे हैं, आप उसको ऑर्डर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट रेडी है क्या, तो एक पेरेंट की तरह बात कर रहे हैं. तो वो भी बच्चे की तरह, नॉटी चाइल्ड की तरह चिढ़ के जवाब देता है कि जब हो जाएगी तो दे दूंगा. हैव यू इज द मतलब इज द डिफरेंस क्लियर? क्या आप लोगों को डिफरेंस की क्लैरिटी मिली दोनों सिचुएशंस में? Yes, Bela ma'am. We got the difference. Right. So this is when you are transacting as an adult and एक जवाब आपको एक एडल्ट की तरह ही मिलता है, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं. बट अगर मान लीजिए एक सीनियर किसी जूनियर से पूछता है इज द रिपोर्ट रेडी, देन ऑब्वियसली इट्स एन ऑर्डर, इट्स अ कमांड, एंड द जूनियर सेज यस सर, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू. सो आपने क्या किया, आपने एक पेरेंट की तरह जूनियर से पूछा, उसको बच्चा समझ के, और उसने बच्चे की तरह ओबीडियंटली जवाब दे दिया कि हाँ सर रेडी है, मैं दे देता हूँ, चिढ़ के नहीं दिया. तो आपने जब पेरेंट टू चाइल्ड किया और जवाब भी आपको चाइल्ड टू पेरेंट मिल गया, अगेन इट इज अ पैरेलल ट्रांजैक्शन, इफ यू कैन सी इट इन द इमेज नाउ. तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे को एक पर्टिकुलर स्टेट में समझते हैं, स्टेट ऑफ माइंड में, और उससे उस स्टेट ऑफ माइंड में बात करते हैं, तो हमें जवाब भी उसी स्टेट से मिलता है, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है. लेकिन जब हम पूछते किसी स्टेट से और जवाब किसी और स्टेट से मिलता है, लाइक से फॉर एग्जांपल इफ यू सी इन द सेकंड वन, इज योर रूम टाइडी, तो ये हम एक पेरेंट की तरह पूछते हैं. Will you stop hassling me? I'll do it eventually. You asked as a parent, you got the jawab as a child. So again, it's a compliment. But go to this. कई बार हम adult to adult, have you been able to write the report? तो जवाब मिलता है stop troubling me, I'll do it. Right? This is called a cross transaction. जब हमने adult to adult बात की, लेकिन जवाब एक बच्चे की तरह चिढ़ के मिला, एज इफ किसी पेरेंट को जवाब दे रहा है. तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फिर हम कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. अब आपको जब उल्टा जवाब मिलेगा तो आप क्या कहोगे, डू इट फास्ट, मेरे को अभी चाहिए रिपोर्ट, तुम पहले रिपोर्ट करो. तो फिर वो बंदा, अब आप पहले आराम से एडल्ट की तरह पूछे थे, तो अब आप भी गुस्से में पेरेंट की तरह आ गए. तो इसे हम जो क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में लीड करता है. कई बार एक बहुत छोटा सा मजाक होता है, ऑफिस में हम पूछ रहे हैं टाइम क्या हो गया, तो दूसरा बोलता है अपनी घड़ी में देख लो. हमने तो सीधा सा सवाल पूछा था व्हाट्स द टाइम, बट जवाब एक चाइल्डिश वे में मिला, कि जबकि कोई हो सकता था कि व्हाट्स द टाइम, इट्स 11 o'clock, इट्स 11:30. देन इट्स एडल्ट टू एडल्ट.
third type of transaction is called ulterior transaction. जब हम कहते कुछ हैं लेकिन हमारे बोलने का बोलने का मतलब कुछ और होता है. जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अगर काम पे लेट आता है, हम पूछते हैं टाइम क्या हुआ है, तो बोलता है 10:30 हुए. तो हमने एडल्ट की तरह पूछा, एडल्ट की तरह जवाब मिला, लेकिन कहने का मतलब क्या था, आज फिर लेट आए हो. और वो बोलता है कौन सा ज्यादा लेट हुआ है, 10:30 ही तो बजे हैं. कहने का मतलब ये था. जो पहला 2 लाइन थी वो एक वो सुपरफिशियली हम एक तरीके से बात करते हैं, लेकिन हमारे अंडरलाइन करंट्स जिसको हम कहते हैं या बोलने का मतलब कुछ और होता है. तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा रिलेशन को थोड़ी देर के लिए तो संभाल के रखता है, लेकिन ज्यादा देर ये रिलेशंस लास्ट नहीं करते, क्योंकि हर एक को लगता है कि ऊपर से तो तुम अच्छे बन रहे हो लेकिन पता है अंदर से कुछ और. तो अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस हम उसे कहते हैं. तो ये उसी का एक डिटेल वो है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट और पैरेलल ट्रांजैक्शन. ये है क्रॉस ट्रांजैक्शन, जब हम यू आर टॉकिंग एडल्ट टू एडल्ट बट यू गेट अ रिप्लाई एज अ चाइल्ड टू पेरेंट. और अगर आप राइट साइड पे देखें तो एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली द मैसेज इज डिफरेंट. सोशल बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर में डिफरेंस आता है, तो उसे हम अल्टीरियर ट्रांजैक्शन कहते हैं. नाउ हाउ डज ट्रांजैक्शन एनालिसिस हेल्प अस बिल्ड रिलेशन? इससे हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? जब तक हम पैरेलल ट्रांजैक्शंस में या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन में हैं, तब तक हमारा रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहेगा. जैसे ही हम क्रॉस ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं. तो हमें क्या करना है कि अगर हम मान लीजिए हम अपनी तरफ से पैरेलल ट्रांजैक्शन में है, लेकिन सामने वाला क्रॉस ट्रांजैक्शन से जवाब दे रहा है. अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने एडल्ट टू एडल्ट बात करी, जवाब मुझे चाइल्डिश वे में मिला. सो मुझे क्या करना चाहिए कि आई शुड ऑल्सो गो बैक टू द चाइल्डिश बिहेवियर और टू द पेरेंट, क्योंकि सामने वाला मुझे या तो पेरेंट समझ रहा है, तो इसलिए वो पैरेलल हो जाएगा. जो उसने मुझे जिस तरह से जवाब दिया, तो मैं भी पेरेंट बन के उसको जवाब दूं, या फिर चाइल्ड टू चाइल्ड बिहेव करूं कि अच्छा अच्छा चल चल कोई नहीं हो जाएगा, रिपोर्ट तो भेज देना. So I've come back to a childish behavior. So I have to adjust my communication so that हमारा जो conversation चल रही है वो क्रॉस ट्रांजैक्शन से पैरेलल ट्रांजैक्शन में आ जाए. तो इसीलिए हमें हमेशा उस ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है, या अगर इनमें से कुछ नहीं चल रहा है, अगर आप डिफिकल्टी पा रहे हैं कि मैं कैसे बिहेव करूं, पेरेंट की तरह या चाइल्ड की तरह, तो द बेस्ट बिहेवियर इज टू रिमेन इन एडल्ट स्टेट. एडल्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कभी हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ले जाता है. एडल्ट स्टेट क्योंकि वो सिचुएशन को आपकी इंटेलिजेंस और सिचुएशन की प्रेजेंट स्टेट समझ के हैंडल करना सिखाता है. So therefore the best state to remain is adult. Now, do I have 2 minutes for questions? Okay, ma'am. Okay. Okay. So this is जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये बहुत ही कंप्रेस्ड डिस्कशन है ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. इसमें बहुत कुछ और भी होता है, जैसे कि लाइफ पोजीशंस होते हैं. आई एम ओके यू आर ओके वाला आपने बुक बहुत सुनी होगी, आई एम ओके यू आर ओके, बुक बाय एरिक बर्न. तो ये हमें सिखाता है कि हम लाइफ में कैसे हमारी सोच कैसी है. बट ओवरऑल ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेसिकली हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा सामने वाले के साथ कॉम्प्लीमेंट्री या सिंक करके रखनी चाहिए, so as to build a good relation. Any questions? जो भी अगर आप सर किसी ने मेरे से सवाल पूछा था अबाउट एडल्ट ईगो स्टेट, अब क्लैरिटी है या वुड यू लाइक मी टू एलैबोरेट?
Please, anyone can ask the question. Unmute yourself and ask the question, and mute it again. Can I ask something? Yeah, Chitra ji, welcome. Yes, ma'am, first of all, heartiest congratulations. It was a wonderful session. But now my question is that not all the time we are able to understand this pattern of behavior, the style of communication from the other person who is in which state exactly, parent, child, or adult. Right. Not, yes, ma'am, please. तो Thank you. इसमें ये होता है चित्रा मैम, व्हाट हैपेंस इज कि हमें सामने वाले की टोन, बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस ऑन वर्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना होता है टू अंडरस्टैंड हिज स्टेट ऑफ द माइंड, एंड देन यू चेंज योर स्टाइल बेस्ड, बिकॉज आप सामने वाला कभी भी आपके लिए अपने आप को चेंज नहीं करेगा किसी भी रिलेशन में. It is always you who have to change and change your style, because आप एक cordial relation चाहती हैं, आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन अच्छा हो. तो ये अगर मेरी नीड है एक अच्छे रिलेशन की, तो चेंज भी मुझे ही होना पड़ेगा. एंड therefore दूसरे सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, स्ट्रेस ऑफ वर्ड्स, टोन, आई कॉन्टैक्ट, circumstances, situations, ये सारा कुछ देखते हुए, it sounds as if बहुत कुछ है, but ये एक ऐसा व्यू है जो हमें बात करते करते साथ ही साथ मिल जाता है. मतलब सुनने में बहुत लगता है कि अच्छा टोन की तरफ ध्यान दे, बॉडी लैंग्वेज भी देखें, आई कॉन्टैक्ट भी देखें, स्ट्रेस ऑन वर्ड्स भी देखें, बट वो तो हमें जैसे जैसे इंसान बोल रहे हैं उसके साथ साथ ही पता चल जाता है. तो इट इज नॉट कि हमें अलग से कोई एफर्ट डालना है to come to know कि ये देखिए, मतलब कई बार हम किसी से बात करते, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, और फिर बाद में हम मुड़ के कहते हैं कि कैसे अकड़ के बात कर रहे थे, राइट? बट दैट मीन्स दैट टाइम यू हैड एनालाइज्ड कि वो बंदा उस वक्त पेरेंट ईगो स्टेट में था और आपको एक बच्चा समझ रहा था. लेकिन अगर आप उसको एडल्ट की तरह जवाब देते तो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग, बाय रिमेनिंग काम एंड क्वाइट. Or you become childish and say, अच्छा ठीक है, don't get angry, don't get upset, it will be done. तो वो एक बच्चे की तरह आप मान जाएंगे, राइट? बट अगर वो एक पेरेंट स्टेट में आपको बच्चा समझ के बात कर रहा है और आप उसको पेरेंट की तरह जवाब दे रहे हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. So patience and understanding is the मूल मंत्र. Absolutely. Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful. Thank you. Any other question? बेला जी, क्योंकि लॉयंस क्लब से नहीं है, तो आई कैन से दैट कि वी शुड अडॉप्ट दिस थिंग्स इन आवर मीटिंग. ये मीटिंग के एज ए लॉयंस में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कम्युनिकेट विद आवर फेलो मेंबर्स, राइट, विद प्रेसिडेंट और विद अदर मेंबर्स. राइट. हम इसको लॉयंस प्रोस्पेक्टिव से अगर देखते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट विद आवर मेंबर्स. मैं कुछ कहना चाहूंगी. कैन आई से समथिंग? या प्लीज. हेलो एवरीवन, एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा बेला जी का कॉन्सेप्ट. एक्चुअली आई रिमेम्बर्ड माय साइकोलॉजी क्लासेस व्हेन आई यूज्ड टू अटेंड ग्रेजुएशन का. पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा साइकोलॉजी था, तो आई वाज रिमेम्बरिंग माय क्लासेस, एंड मेरे को ऐसा लगा कि जो आपको टाइम स्पैन दिया गया था इट इज वेरी लेस एंड योर सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट. That's what I said. प्लीज क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे पास टाइम स्पैन बहुत कम है. आप क्वेश्चन दीजिए, अप्रिशिएशन तो हम बाद में भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन तो कोई नहीं है, क्वेश्चन तो कोई नहीं है विनय जी. प्लीज मैडम टाइम का ध्यान रखो. ओके, ठीक है. आई टेक. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज रिगार्डिंग द टॉपिक. बेला जी, अगर स्लाइड शो की जरूरत नहीं है तो स्लाइड शेयर बंद कर दीजिए so that we can see. या अभी आपका कोई तो पेंडिंग है तो वो आप कंटिन्यू कीजिए. या मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था इन केस यू ऑल आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन गिव मी 5 minutes so I can do okay something. okay carry on man, carry on please. 5 minutes. We are allotting you 5 minutes because your topic is very interesting and very useful in our daily life. Please take 5 minutes and make it clear.
डन सर, इसीलिए मैंने पहले थैंक यू की स्लाइड 20 मिनट्स के 25 मिनट के हिसाब से रखी थी, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड रखी हुई कोई है। बात नहीं मैडम, मैम लीजिए 5 मिनट्स लीजिए। ओके, इन 5 मिनट्स अब आई विल टेल यू अबाउट लाइफ पोजीशंस, जो कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड है। लाइफ पोजीशंस जो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिक बर्न का कहना है कि हमारी जो प्रेजेंट बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से रिलेटेड है, कि हम किस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, किस टाइप के टीचिंग्स हमने अटेंड करी, किस टाइप की सीख हमें दी गई। तो ये सारा हमने क्या देखा, ये सब डिसाइड करता है कि हम किस लाइफ पोजीशन में आते हैं। नाउ लाइफ पोजीशन हमें बताती है कि हमारे सोच को असर करती है। एंड यू नो इट, ये जो चीजें होती हैं ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं थ्रू आउट अ लाइफ स्पैन। यस, देयर मे बी सम पीपल हु मे चेंज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट वो चेंज तब होते हैं जब उनके पास कोई बहुत ही ड्रास्टिक लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है जो कि उनको अपनी सोच बदलने पे मजबूर कर देता है, तब हम उसको कहते हैं कि हाँ उनकी सोच बदल गई। वरना वॉट एवर वी एक्सपीरियंस्ड इन आवर चाइल्डहुड, ये हमारी प्रेजेंट थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। नाउ लाइफ पोजीशंस, इसमें जो होते हैं 4 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। नाउ ये वो लोग होते हैं जो हमने देखा होगा कई बार, कुछ लोग होते हैं तो हर चीज में प्रॉब्लम होती है उन्हें, हर चीज में हमेशा दुखी रहते हैं। उन्हें अगर कुछ सक्सेस भी मिलता है तो भी वो कहते हैं हाँ ये तो हो गया, लेकिन अभी तो बहुत कुछ करना है। मतलब जो सक्सेस मिला उसमें भी वो खुश नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है। तो दीज आर द पीपल जो सोचते हैं कि यार मुझे लाइफ में क्या मिला, मतलब मैं तो हुई बेकार, दुनिया भी बेकार। Then there's a second lot of people जो कहते हैं I am not okay, you are okay। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने बारे में इंफीरियर समझते हैं, अपने आप को दूसरों से हमेशा इंफीरियर समझते हैं, क्योंकि शायद इनकी अपब्रिंगिंग में, इनकी चारों या तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पेरेंट्स से या फैमिली में किसी से इनको हमेशा सप्रेस किया गया, हमेशा इनको करेक्ट किया गया कि भाई ये सही तरीका नहीं है, इसको ऐसे करो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ये हमेशा सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो ठीक नहीं है। तो दीज पीपल से ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स के साथ ग्रो करते हैं कि भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ, लेकिन हाँ बाकी जो मेरे आसपास लोग होते हैं, जो भी मेरे से बड़े हैं या जो मेरे साथ हैं, लोग मेरे आसपास बड़े इंटेलिजेंट है, लोगों को सब सही। तो ये हमेशा लोगों के पास एडवाइस के लिए जाते हैं, कभी डिसीजंस नहीं लेंगे, कभी दे ऑलवेज स्केर्ड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। तो ये हमेशा दूसरों के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ पीपल इज वेयर दे से आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये जो है ये मेन, ये लोग वो हैं जो ज्यादातर क्रिटिकल पेरेंट स्टेट में रहते हैं कि भाई यू नो मेरे को सब पता है, मुझे पता है, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड ये ज्यादातर लोगों पे बॉस करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि हमें सब पता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता तुम। सो दीज आर पीपल हु फील they are always critical about other people's work. And the fourth lot of people is I am okay, you are okay। ये लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो ये पोजीशन जो होती है ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है। इसमें लोग सोचते हैं कि मेरे को तो सब पता ही है, आई नो व्हाट आई एम, मेरे में कुछ तो काबिलियत है, आई एम capable of performing, but so are people around me। Everyone has certain qualities and I respect the person's qualities, feelings, knowledge, intelligence, हर चीज को। तो आप अपने आप को भी अहमियत देते हैं और दूसरे को भी अहमियत होती है। तो ये लोग जो होते हैं ये हमेशा माहौल को बड़ा पॉजिटिव बना के रखते हैं। तो whenever if you are in any one of these positions, you yourself know best कि आप कौन सी पोजीशन में हैं। आपकी टेंडेंसी हमेशा ये होनी चाहिए कि आप ये लास्ट पोजीशन में आए, जहां आप अपने आप को भी रिस्पेक्ट दें और अपने चारों तरफ लोगों को भी रिस्पेक्ट दें, और हर एक को
don't go by monetary status of the person. Give the person his due importance, uski अहमियत, because uski intelligence, uski knowledge, uski capability को nazar mein rakhte hue. So this is the one thing which I wanted to end the session with, and hoping that this session will help everyone on understanding relationships and say thank you to everyone, and especially संजीव जी, आपने, thank you so much, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया विनय जी से, एंड विनय अग्रवाल जी जो कि कोऑर्डिनेटर एंड चेयरपर्सन है ज्ञान स्पर्श टीम के. I thank every dignitary who's been in the session today and has helped me communicate with you. So thank you so much कि मुझे ये opportunity. थैंक यू मैम. आप जरा अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करेंगे. हाँ जी.